आज हम लोग देख रहे हैं 16 जून का द हिंदू। फर्स्ट न्यूज़ क्या है हम लोगों का, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन यूनिट। इसके बारे में हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं एक दो दिन पहले। आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे क्योंकि आया हुआ है, सो देखते हैं। तो पहले हम समझते हैं फ्लू गैस क्या होता है। फ्लू गैस जो एक्सहास्ट गैसेज होती हैं, इसका मतलब जो आपके ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, ताप विद्युत संयंत्रों में ईंधन के रूप में यूज करते हैं क्या, कोयला। ठीक है, तो कोयला को जलाया जाता है और उससे विद्युत बनाई जाती है। ये तो प्रोसेस हो गया विद्युत बनाने का। तो यहाँ पर जो कोयले को जलाया जाता है तो इससे निकलती हैं गैसेस। तो ये जलाने के बाद जो गैस निकलती हैं इन्हीं को बोलते हैं फ्लू गैस। ठीक है, हिंदी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो गैसेस कौन सी होती हैं, एक होती है सबसे पहले निकलती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? इनकम्प्लीट कंबस्टन से। कोयला का जो दहन होता है, जलन होता है, उसको बोलते हैं पूरी तरह नहीं जलता। अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है कोयले के दहन से या जलने से। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो कोयले में जो सल्फर कंटेंट होता है, कुछ कोयले होते हैं जिसमें सल्फर होता है, तो इसके जलने से सल्फर जो कोयले में होता है उसके जलने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। इसके बाद निकलती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx। ये क्या होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पर जो बर्निंग होती है, उच्च ताप पर दहन या जलने से, उच्च ताप पर दहन से। और क्या निकलता है इन लोगों से, वाटर वेपर निकलती है जिसका सूत्र होता है H2O, जल वाष्प, क्योंकि कोयले में नमी भी होती है। प्लस पार्टिकल निकलते हैं PM2.5 और PM10। PM फार होता है पार्टिकुलेट मैटर, कभी कभी तो फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। आगे 2.5 हो जाएगा, यहाँ पर भी P10 हो जाएगा। ये 2.5 और 10 क्या है, ये होता है डायमीटर, व्यास होता है कण का। और यूनिट है इसको माइक्रोमीटर। लिखा नहीं जाता है लेकिन समझा जाता है कि PM 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोमीटर व्यास का एक कण। तो यहाँ पर जो निकलती है फ्लाई गैस वगैरह जो निकलती है, मान लीजिए उसका साइज ये है, हालांकि होता नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं। तो ये उसका केंद्र हो गया, तो ये डायमीटर मतलब व्यास हो गया। ठीक है, तो ये व्यास कितना होगा, 2.5 होगा, और उससे बड़ा होगा तो 10 होगा। तो जो छोटे का 2.5 छोटा होगा, ये हमारी जो श्वसन तंत्र होता है उसको नुकसान पहुंचाता है। दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये बहुत महीन या छोटा होता है, क्योंकि माइक्रोमीटर लिखा हुआ है ना, तो बहुत छोटा आकार होगा इसका। तो ये सारी गैसें होती हैं फ्लू गैसेस। ठीक है, अब इन सब चीज़ों से होता है पॉल्यूशन। क्या होता है, प्रदूषण।
इसमें हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो केंद्र में है ये सल्फर डाइऑक्साइड। इससे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जब वातावरण में आती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई। ये जलवाष्प से रिएक्शन करती है, वायुमंडल में होती ही है। उसके साथ ये मिलकर बनाती है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H2SO4। सूत्र नहीं याद रखेंगे कोई बात नहीं, नाम याद रखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। एक ये है आपका NOx। NOx क्या करता है, ये भी H2O से मिलकर, NOx मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, चाहे नाइट्रिक ऑक्साइड हो या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, ये बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3। वातावरण में जब आते हैं वायुमंडल में तब तो इनको मिला, वर्षा के जल से मिले जलवाष्प, और ये वर्षा की जल के साथ नीचे आते हैं, फिर वर्षा की बूंदों के साथ नीचे आते हैं, और इसी को बोलते हैं एसिड रेन। और जब एसिड रेन होती है, एसिड रेन मतलब अम्ल वर्षा, तो इससे बहुत नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है, इस एसिड रेन मतलब अम्ल वर्षा, इससे नुकसान क्या है या एसिड रेन का प्रभाव। एक तो जो बिल्डिंग होती हैं, इमारतें, उनका क्षरण होने लगता है। प्लस हमारी जो जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पर अगर हो रहा है तो मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाती है, मृदा अम्लीय हो जाती है। तीसरा क्या नुकसान होता है, जो फसलों की उत्पादकता होती है, फसल वो घट जाती है, तो ये इसका नुकसान हो गया। ठीक, मृदा की अम्लीय हो गई तो इसका भी उत्पादन कम हो जाएगा, मृदा की जो उर्वरता है वो कम हो जाएगी। तो ये नुकसान हुआ SO2 का। तो इसी नुकसान से बचाने के लिए इस सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जाने से रोकना, ताकि वायुमंडल में वायु प्रदूषण ना हो, इसके लिए एक डिवाइस यूनिट लगाई जाती है, एक डिवाइस लगाई जाती है, एक यंत्र है जो भी लिखना है, जिसका नाम है FGD। कारण आप समझ गए क्यों इसकी ज़रूरत हमें है। कहाँ पर लगाई जाती है, जो आपके थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनके चिमनियों वगैरह में। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसमें क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए 3 मेथड हैं सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जाने से रोकने के लिए। उसमें से एक मेथड है FGD वाला, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन, जिसको बोलते हैं वेट लाइम, ये वेट लाइमस्टोन मेथड है। वेट लाइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लाइमस्टोन यूज़ करते हैं उसमें लाइमस्टोन की स्लरी होती है, एक तरह से लिक्विड स्टेज में होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का सूत्र होता है CaCO3, ये लिक्विड स्टेज में होता है, सेमी लिक्विड मान लीजिए, स्लरी होती है, और इसी से स्लरी से सल्फर डाइऑक्साइड को गुजारते हैं, SO2 को गुजारा जाता है। जब SO2 इससे गुजरती है तो रिएक्शन होता है दोनों में, और इसके परिणाम स्वरूप बनता है जिप्सम, CaSO4 2H2O, इफ आई एम राइट। ठीक है, जिप्सम बनता है, ये तो ये हो गया उप उत्पाद, बाई प्रोडक्ट बन गया। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं,
कंस्ट्रक्शन सेक्टर में किया जाता है, जो पीओपी वगैरह बनाते हैं घरों के निर्माण क्षेत्र में बहुत उपयोगी होता है। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड को रोक लिया जाता है इस मेथड से एफजीडी की डिवाइस लगा करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की स्लरी। आप नहीं याद है, सीधा सीधा लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है लाइमस्टोन का, उसी से SO2 गुजारते हैं और वो जिप्सम में तब्दील हो जाता है। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। इस पूरे जो हमने पढ़ा, सरकार ने आदेश दिया था कि सभी जो संयंत्र हैं, कौन से, ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट, उनमें ये लगाई जाएं FGD, फ्यूल गैस डिसल्फ्राइजेशन यूनिट्स। लेकिन अभी लगाई नहीं गई हैं। कितने में लगी? मात्र 39 में। कुल कितने हैं? 537 पावर प्लांट हैं। आपका फिर यूनिट याद नहीं रखनी है कितने में लगा कितने में नहीं लगा, आप सीधा बताइए कि बहुत कम संयंत्रों में लगाया गया। सरकार ने टाइम भी दिया, फेज वाइज लगा रही थी, लेकिन क्यों लगाया कम संयंत्रों में? क्यों लगा? क्योंकि इसकी जो कीमत है, कीमत बहुत ज़्यादा है। एक यूनिट की कीमत है 1 करोड़ रुपए के आसपास, और पर मेगावाट चाहिए होता है, तो कीमत बहुत ज़्यादा है। इस वजह से सभी संयंत्रों ने नहीं लगाया, क्योंकि इससे कीमत बढ़ जाएगी। जब कीमत बढ़ जाएगी तो विद्युत की कास्ट भी तो बढ़ जाएगी, उत्पादित विद्युत की कास्ट बढ़ जाएगी, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? कस्टमर पर पड़ेगा, जो लोग बिजली यूज़ करते हैं, तो ग्राहकों को भी पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ये समस्या जन्म लेगी। इसीलिए अभी शायद बात चल रही है कि उन संयंत्रों में इसको लगाया जाए जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो व्यवस्था कुछ ऐसी की जाए कि वातावरण को भी नुकसान ना हो और ग्राहकों को भी दबाव ना पड़े। ग्राहक कौन है? 2 प्रकार के, एक तो घर में जो लोग यूज़ करते हैं, हम लोग, और उद्योगों में। तो घरों में भी बिजली आती ही है, तो ये उसका पूरा चिट्ठा हो गया कि क्या करना है। जैसे यहाँ पर हमने बताया, एक मेथड है FGD, एक दूसरी मेथड है, उसको बोलते हैं ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन मेथड। ड्राई सॉर्बेंट का मतलब होता है अवशोषक। इसमें दो चीज़ शामिल होती हैं सॉर्बेंट में। फिलहाल यहाँ पर अवशोषक के रूप में यूज़ करते हैं क्या? लाइमस्टोन ही यूज़ किया जाता है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर शुष्क लाइमस्टोन यूज़ करते हैं, बस याद करिए, बस ड्राई। तो जो ड्राई मेथड है वहाँ पर ड्राई CO3 यूज होता है, वेट मेथड में लिक्विड यूज होता है CO3 लाइमस्टोन। यूज दोनों में लाइमस्टोन ही होता है। एक और मेथड होती है SO2 को रोकने के लिए, जो उसमें समुद्री वाटर का प्रयोग करते हैं, समुद्री जल का। लेकिन समुद्री जल का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? ऐसे थर्मल पावर प्लांट जो तट के नज़दीक हों, क्योंकि समुद्री जल तो वहीं मिलेगा ना, तट के नज़दीक हो। तो होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, जो भी है, उसको समुद्री जल से गुजारते हैं, फिर समुद्री जल को ट्रीट कर किया जाता है और फिर इसको समुद्र में छोड़ देते हैं, क्योंकि समुद्र जल में ये सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है, इस वजह से। तो सबसे अधिक पॉपुलर मेथड यही है। ठीक, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से समस्या बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स। खूब न्यूज़ में चल रहा है इस समय, जो अहमदाबाद में दुर्घटना हुई है उस संदर्भ में। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि एग्जाम में क्लिक कर सके। तो ब्लैक बॉक्स क्या है? एक डिवाइस है जो
लगी रहती है किसमें, एयरक्राफ्ट में या एरोप्लेन में। और इसका रंग बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना। इसका कलर होता है कैसा, ब्राइट ऑरेंज, चमकीला नारंगी। नारंगी रंग का होता है। कलर ब्राइट ऑरेंज क्यों रखा गया, ताकि जल्दी से, क्योंकि साफ दिखता है, दूर से दिखता है, इस वजह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसलिए इसका नाम, कलर रखा गया ब्राइट ऑरेंज। ठीक। अब ये जो ब्लैक बॉक्स होता है, सेफ्टी के रूप में यूज़ करते हैं इसको। दो भागों में होता है। इसके दो भाग होते हैं। एक होता है एफडीआर, जिसको बोलते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। जो क्या रिकॉर्ड करता है, फ्लाइट के डेटा को। जैसे फ्लाइट की स्पीड क्या है, जो जहाज़ चल रहा है उसकी गति क्या है, उसकी दिशा क्या है, तापमान वगैरह की स्थिति क्या है, कितनी ऊंचाई पर है, इस तरह की चीज़ें, कौन कौन से कमांड्स दिए गए, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है एफडीआर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या करता है, आपको पता होगा, जो हमारा जो प्लेन होता है, यहाँ आगे का पोर्शन यहाँ पर बैठते हैं। कौन बैठते हैं, यहीं पर बैठते हैं हमारे जो क्रू मेंबर्स होते हैं प्लेन के। क्रू मेंबर में सभी लोग शामिल होते हैं, पायलट से लेकर सब लोग। तो यहाँ पर कॉकपिट में जो मेन जो पायलट होता है और को पायलट, उसको सहायता के लिए एक और पायलट जो होता है वो, तो इनके बीच जो बातचीत होती है, उनकी वॉइस रिकॉर्ड होती है, क्योंकि लिखा हुआ वॉइस रिकॉर्डर है। तो क्या करता है ये, वॉइस रिकॉर्ड करता है। किसकी, पायलट के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनकी, प्लस पायलट और को पायलट के बीच जो बातचीत होती रहती है वो, तो ये वॉइस रिकॉर्ड करता है। ये हो गया आपका ब्लैक बॉक्स। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी कि एफडीआर जो है ये रिकॉर्ड करता तो है, इसका विकास कैसे हुआ, एफडीआर का विकास, विकास के क्रम में क्या इस्तेमाल किया जाता था पहले और क्या इस्तेमाल हो रहा है अब। तो पहले इस्तेमाल किया जाता था मेटल फॉयल, धातु की पन्नी, मेटल मतलब होगा धातु, पतली धातु। इसके बाद मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल शुरू किया गया डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, और अब यूज़ कर रहे हैं चिप, सॉलिड स्टेट चिप। इंग्लिश नहीं याद, कोई बात नहीं, आप सीधा लिखिए चिप। तो इस समय हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। तो ये विकास हो गया, कैसे हुआ, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको धातु की पन्नी, टेप और चिप का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये जो ब्लैक बॉक्स होता है, तो ये जो सूचनाएं इसमें रिकॉर्ड होती हैं, इन दोनों की सूचनाओं का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो सूचनाएं मिलेंगी, एक और बात इसमें जो है, क्या होता है ना, एक सिग्नलिंग डिवाइस होती है जो सिग्नल देती रहती है। मान लीजिए कि समुद्र के अंदर गिर गया ब्लैक बॉक्स, समुद्र के ऊपर दुर्घटना हुई और समुद्र के अंदर चला जाएगा, तो इससे लगातार सिग्नल निकलते रहते कुछ समय तक, शायद 30 दिन का है पीरियड समथिंग। तो ये सिग्नल क्या करते हैं, लोकेशन पता करने में हेल्प करते हैं।
इससे क्या होता है, हम ब्लैक बॉक्स को आइडेंटिफाई लोकेट कर पाते हैं कि कहाँ पर गिरा, फिर उसको प्राप्त करके हम उसकी जांच करते हैं। तो भारत में जब एयरक्राफ्ट की दुर्घटना होती है उसकी जांच के लिए एक एजेंसी है जिसका नाम है AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर काम करती है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है सेज रूल को लेकर के, जो टेक्स्ट कंटेक्स्ट में है। सेज रूल्स में कुछ चेंज हुए हैं। कुछ क्या है, दो चीज़ों में बदलाव किए गए हैं। इससे पहले हम ये पढ़ें, हमें सेज पता होना जरूरी है। सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसके संदर्भ में भारत में दो तरीके से इतिहास रहा। दो तरीके से मतलब कहाँ से हमने शुरुआत की। पहले बनाई थी हमने, इसकी पॉलिसी बनाई थी। क्या बनी थी? नीति, जिसको बोलते हैं सेज पॉलिसी, विशेष आर्थिक नीति। ये बनी थी 2000 में, ये याद रखना है। इसके बाद हमने सेज एक्ट बनाया है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम या एक्ट, 2005 में बनाया गया, इसको कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए। और यह लागू कब हुआ? बना तो 2005 का है, अगले वर्ष लागू हुआ। ये चीज़ें, तीनों ही चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में डाउट करने के लिए, तो याद रखेंगे। अब हम समझते हैं ये होते क्या हैं। नाम में स्पष्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो यह एक क्षेत्र होता है, एक विशेष क्षेत्र, क्षेत्र से तात्पर्य लैंड, एक विशेष भूमि का टुकड़ा जहां पर आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। आर्थिक क्रियाएं कोई भी हो सकती है, उत्पादन करना है, इतना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं इनके ऊपर जो नियम लागू होते हैं, नियमों में विशेष छूट होती है। कैसे? विशेष छूट से तात्पर्य यहाँ पर है, यहाँ के जो नियम होते हैं वो सरल होते हैं, एक बात। और दूसरी, यहाँ के जो नियम लागू होते हैं इस क्षेत्र में वो शेष भारत से एकदम भिन्न होते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया से। शेष भारत में जो नियम लागू हैं उससे पूरी तरह से भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और भिन्न होने का मतलब यहाँ ये है, अलग तो होते ही, इसका मतलब ये सरल होते हैं। ठीक है, जैसे इसकी जैसे विशेषताएं, अगर लक्षण देखना है या विशेषताएं, सेज की, तो यहाँ पर इनको टैक्स में राहत मिलती है, टैक्स इंसेंटिव, कर प्रोत्साहन दिया जाता है। कर में राहत लिखिए, टैक्स से राहत रहती है। कौन से कर? जैसे इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है, तो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री। इंपोर्ट क्या होता है? ड्यूटी फ्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आयात। ड्यूटी फ्री मतलब शुल्क
रहित, मतलब इन्होंने विदेशों से कोई सामान मंगवाया तो उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी, जो लगता है कहाँ पर, सीमा पर। जैसे ये भारत है तो यहाँ भारत बाहर से जो भी सामान आएगा उस पर यहाँ पे लगता है टैक्स, उसको बोलते हैं ड्यूटी। तो ये ड्यूटी नहीं लगी पड़ेगी इनको, और इनका जो लाभ होगा उस पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से इनको जीएसटी लागू नहीं होती जैसे, तो ये इनको लाभ हो जाएगा नंबर 1। दूसरा लाभ क्या होता है, यहाँ के नियम जो होते हैं बहुत ही सरल होते हैं। जैसे यहाँ पर जो श्रम कानून होंगे, श्रम कानूनों में इनको छूट मिलती है। जैसे कि वर्किंग टाइम में परिवर्तन है तो थोड़ा सा इजी वर्किंग टाइम है, लेट वर्किंग कर सकते हैं कि कंपनी के लिए, तो इस तरह कुछ छूटें उनको मिलती हैं। जैसे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है, पर्यावरणीय छूटें मिलती हैं इनको, प्लस अवसंरचना जो होती है यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है इसको अभी आप हो सकता है इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे। तो जैसे ये भारत है मान लीजिए, अब यहाँ पर बनाना है, मान लीजिए इतना है एरिया, इस क्षेत्र को घोषित कर दिया गया सेज, मान लीजिए 100 हेक्टेयर का लैंड है, तो ये सेज हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए एक कंपनी है तो उसको ये सारी छूटें रहेंगी। यहाँ पर कोई और नियम लागू है पूरे भारत में, यहाँ दूसरा नियम लागू होगा इस क्षेत्र में, आर्थिक क्रियाओं को लेकर के, व्यापार को, व्यवसाय को लेकर के। तो ये चाहे तो यहाँ सीधा सामान इनके यहाँ जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जीएसटी नहीं देना है, इनकम टैक्स नहीं देना है, तो इनका सामान सस्ता बनेगा। तो नियम सरल हैं, श्रम कानूनों में छूट है। और संरचना कैसी होगी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इनका। इसका मतलब क्या होगा, वर्ल्ड क्लास अवसंरचना, अवसंरचना बेहतर, अवसंरचना से तात्पर्य क्या है, सड़कें बेस्ट, इनको पानी मिलेगा 24 घंटे बेस्ट, इनको विद्युत मिलेगी 24 घंटे, संचार की सुविधा उनको हुई, मोबाइल कम्युनिकेशन ये वो सब बेस्ट। तो इससे क्या होता है, व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। और इसका अगला गुण क्या होता है, निर्यात को प्रोत्साहन, निर्यात को प्रोत्साहन। वो कैसे, यहाँ पर जो यूनिट्स होती हैं उनका उद्देश्य ही होता है कि उत्पादन करें और केवल निर्यात करना होता है। यहाँ पर जो भी उत्पादन होगा को केवल निर्यात करना होता है, मतलब विदेशों में भेजा जाएगा, तो इससे निर्यात में वृद्धि होती है। मतलब ये कि यहाँ पर उत्पादन करके, इस भाग में उत्पादन करके भारत में सामान नहीं बेचोगे, यहाँ यहाँ उत्पादन होगा तो सीधे निर्यात होगा इधर। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि जो सेज यूनिट होती है, सेज का जो क्षेत्र होता है वो फॉरेन टेरिटरी होता है, विदेशी क्षेत्र माना जाता है उत्पादन के संदर्भ में, ठीक है, माना जाता है सिर्फ आर्थिक क्रियाओं के लिए। तो ये हो गए इसके लक्षण सेज की। उद्देश्य क्या होता है सेज का, कुछ तो उद्देश्य रखा गया होगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य है निर्यात को प्रोत्साहन देना, और निर्यात के प्रोत्साहन से पहले ये भारत है, यहाँ पर बनाना है मान लीजिए एरिया में सेज, ठीक है। तो पहले तो आएगा निवेश, तो विदेशी निवेश और देशी निवेश दोनों, तो घर से और विदेश से। देशी निवेश को
आकर्षित करना या प्रोत्साहन देना। जब निवेश होगा, कंपनी बनेगी, तब क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि। और उत्पादन में जब वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास में वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। और जब उत्पादन होगा तो वहाँ लोग काम करने भी तो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं, इससे क्या होगा? रोजगार सृजन। सृजन का मतलब होता है रोजगार निर्माण। इसका मतलब होता है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, इस एक शब्द का मतलब है। और जब ये उत्पादन होगा तो उत्पादन को क्या करेंगे? इसको निर्यात करना है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो निर्यात में होगी वृद्धि। ये हो गया इसके उद्देश्य। आराम से आप लोग लिख सकते हैं मेंस में भी। अब आप देखिए रूल्स में जो चेंज किए इन्होंने क्या। रूल्स में परिवर्तन क्या हुआ, क्यों हुआ? कॉमर्स मिनिस्ट्री ने किया है। एक यहाँ पर सबसे बड़ा जो संकट हमारे लिए है, सेमीकंडक्टर जो होते हैं, अर्धचालक प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, का उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर है। क्यों जोर है? उत्पादन बढ़े कहाँ? घर में, घरेलू स्तर पर, ताकि हमारा इन चीज़ों का आयात कम हो। कारण क्या है? ये जो आयात होता है, वैश्विक स्तर पर आयात जो हो रहा है वहाँ पर चीन से ज़्यादा होता है। तो किसी भी एक देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कल को वो बंद कर देगा तो क्या करोगे? जैसे कि चीन ने अभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का निर्यात पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो इसी का विकल्प है आयात कम करें ताकि हम घर में उत्पादन करने पर बढ़ावा दिया जाए। तो इसका मतलब घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमें कुछ करने देने होंगे प्रोत्साहन। मतलब कुछ तो प्रोत्साहन देना होगा, भाई तुम उद्योग लगाओ, हमारे यहाँ कंपनी लगाओ। कैसे दोगे? इस प्रोत्साहन के क्रम में कहा गया कि सेज के जो नियम हैं उसमें छूट दी गई है, केवल इस उद्योग के लिए, अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। छूट में क्या हुआ? एक छूट इन्होंने दी कि जैसे जो एरिया हम बता रहे थे भारत, ये एरिया है, तो एक सेज बनाने के लिए उसका जो क्षेत्रफल होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, क्षेत्र, उसको जो पहले 50 हेक्टेयर था उसको कर दिया गया 10 हेक्टेयर। 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया गया है कि इतना एरिया हो तब भी आप सेज बना सकते हैं। उसको सेज घोषित कर दिया जाएगा, अप्रूवल दे देंगे। तो जब एरिया ज़्यादा होता है तो इसमें क्या होता है? निवेश ज़्यादा लगता है, लैंड खरीदना भी तो पड़ेगा। लैंड खरीदने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, खर्च ज़्यादा हो जाता है, तो कम लोग निवेश कर रहे थे। अब एरिया कम हो गया है, तब ज़्यादा लोग करेंगे, तो निवेश इससे होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि निवेश है ही कम, कम पैसा लगाना पड़ रहा है, तो इससे प्रोत्साहन मिलेगा। अब यहाँ पर 10 हेक्टेयर का लैंड लेके इन्होंने बना दिया, अब इनको सारे लाभ मिलने लगेंगे, सेज वाले, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लो, बाकी चीज़ें लाभ इनको जो भी है। एक दूसरा इन्होंने जो बदलाव किया है, इस सेज में आप वस्तुएं और सेवाएं जो भी बनाइए, वस्तुओं प्लस सेवाओं, इनका निर्यात सेज में जो चीज़ें बनती हैं उसका क्या करना होता है? का निर्यात करना होता है, करना होता था। अब क्या कर दिया कि कोई बात नहीं, निर्यात नहीं करना है तो हमारे घरेलू बाजार में बेच सकते हैं।
घरेलू बाज़ारों में, घरेलू बाज़ार में बेच सकते हैं। घरेलू बाज़ार से मतलब ये आपकी यूनिट है यहाँ पर लगी एक। अभी तक आप बाहर भेजते थे सीधे यहाँ से, अब ये सामान यहाँ बेच सकते हो भारत में। लेकिन घरेलू बाज़ार में बेचने की अनुमति दी, अब ये अनुमति मिल गई, लेकिन कुछ टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। ड्यूटी देने के बाद, टैक्स देने के बाद आप घरेलू बाज़ार में बेच सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर टैक्स तो लग नहीं रहे थे, तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। एक दूसरा क्या है यहाँ पर, इसको जो अनुमति दी गई घरेलू बाज़ार में, इसका कारण क्या है? कारण ये है, देखिए वैश्विक बाज़ार जो चल रहा है इसमें, मतलब ग्लोबल मार्केट, विश्व में जो देश है वहाँ पर जो है अर्थव्यवस्थाएं क्या हैं, अस्थिर हैं, अस्थिरता बहुत ज़्यादा है, तो इनका निर्यात उतना नहीं हो पाएगा। इन कंपनियों से निर्यात होगा कम, तब उतना नहीं हो पाएगा जितना चाहिए, तो इन कंपनियों को क्या होगा, निराश हो जाएंगी कंपनी बेचारी। तो ये निराश ना हो, इसके लिए इनको कहा गया कि तुम ऐसा है अपना उत्पादन करके घरेलू बाज़ार में भी बेचो। घरेलू बाज़ार का मतलब अर्थव्यवस्था में घरेलू बाज़ार बोलते हैं देश के अंदर बेचना, ठीक। तो इन कंपनियों को लाभ होगा, तो प्रोत्साहन मिलेगा और जल्दी से उत्पादन करेंगी। ये पूरा खेल हो गया इसका। एक बात यहाँ याद रखेंगे, और सेज जो होती हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती हैं, निर्यात उन्मुखी इकाई होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनका उद्देश्य होता है कि निर्यात करना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, सामान बनाया निर्यात करो, घर में यूज नहीं करना है। तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।